अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज अहमद और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कॉन्स्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल। तो ये वाला जो सा हमारा लेक्चर होगा, ये हमारा सारा का सारा लेक्चर ही डीडीएल से कनेक्टेड होने वाला है। ठीक है, डीडीएल क्यूरीज हम लोग डीडीएल कमांड्स को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। डीडीएल कमांड्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते थे, स्ट्रक्चर को देख रहे होते थे, स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे होते थे। स्ट्रक्चर के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस हमने करने हैं, कुछ ड्रॉप करना है, कुछ चेंज करना है या फिर कुछ क्रिएट करना है, वो सारा काम हम लोग कॉन्स्ट्रेंट्स डीडीएल के अंदर कर रहे होते थे। कॉन्स्ट्रेंट्स जो से हैं वो भी हमारे स्ट्रक्चर से रेलेवेंट ही होते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़, कोई डेटा के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके ऊपर कुछ कॉन्स्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं। कॉन्स्ट्रेंट किस किस्म का कॉन्स्ट्रेंट हो सकता है, जैसे हम कोई रेंज डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारे पास कह लें जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 100 या लेस देन 0 नहीं हो सकते, नेगेटिव मार्किंग नहीं कर सकते, मतलब माइनस के अंदर मार्किंग नहीं कर सकते हम लोग, या फिर जो हमारे पास है मार्क्स ग्रेटर देन 100, चाहे जितना मर्जी ज़हीन स्टूडेंट भी हो उसके ग्रेटर देन 100 मार्क्स नहीं आ सकते। उसके बाद हम लोग अगर किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को यूनिक बनाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसे कोई वैल्यू असाइन हो जाए, अगर हम लोग कोई वैल्यू नहीं भी दे रहे तो फिर भी इसको कुछ 0.0 समथिंग लाइक दैट असाइन हो जाए, तो फिर हम लोग उसके अंदर डिफ़ॉल्ट का कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते हैं। रेंज के लिए चेक का कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते हैं और यूनिक बनाना चाहते हैं तो यूनिक का कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर कभी भी नल एट्रीब्यूट ना आ सके तो फिर हम नॉट नल का एट्रीब्यूट कॉन्स्ट्रेंट भी लगा सकते हैं। और ये मल्टीपल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिनको हम लोग अपने एट्रीब्यूट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। अब ये अप्लाई हम किस टाइम कर रहे होते हैं, जिस टाइम हम टेबल्स की क्रिएशन कर रहे होते हैं। हम लोग ऑलरेडी प्राइमरी की, फॉरेन की के कॉन्स्ट्रेंट किस तरीके से अप्लाई करते हैं उस चीज़ को देख चुके हैं। उन चीज़ों को देखने के बाद इधर हम लोग जो कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़ने वाले हैं इनको पढ़ना निहायत आसान होगा और इनको समझना भी निहायत आसान होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। जस्ट हम लोग क्रिएशन के दौरान कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स लिख देते हैं सामने और वो हमारा जो कॉन्स्ट्रेंट है अप्लाई हो जाता है। इतनी कोई टफ चीज़ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। अप्लाई कॉन्स्ट्रेंट ड्यूरिंग टेबल क्रिएशन। कॉन्स्ट्रेंट्स को अगर हम अल्टर टेबल की मदद से, यानी कि यह भी हमारी डीडीएल क्यूरी ही है, एक अल्टर टेबल करना, टेबल को चेंज कर देना, जो पहले से क्रिएटेड टेबल है उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन करना, वो भी हम सीख लेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से ऐड कॉन्स्ट्रेंट करेंगे बाद में। और अगर हम कोई कॉन्स्ट्रेंट्स रिमूव करना चाहते हैं तो हम उसको किस तरीके से रिमूव करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर। यहाँ पर डेफिनेशन है कॉन्स्ट्रेंट्स की, कि कॉन्स्ट्रेंट्स वो रूल्स होते हैं जो टेबल्स पे या कॉलम्स पर टेबल्स के कॉलम्स पर लगते हैं, ताकि हम लोग चेक कर सकें कि किस टाइप का डाटा हम लोग स्टोर करने वाले हैं। इनवैलिड या इनकन्सिस्टेंट डाटा नहीं हम लोग स्टोर कर सकते। प्रिवेंशन हमारे कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हैं, जिस तरह फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स हो गए। उसके बाद जो बिजनेस रूल्स हैं, बिजनेस रूल्स होते हैं जिन रूल्स के ऊपर बेस्ड हमारा डेटा बेस होने वाला है, उनको अगर हम इन्फोर्स करना चाहते हैं, उनको अप्लाई करना चाहते हैं। हमें कोई कह सकता है, जिस टाइम हमें कोई क्यूरी दी जाती है, एग्ज़ाम्स के अंदर दी जाती है या कोई टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, तो उसके अंदर हमें कहा जाता है कि जो हम लोगों ने जो अपना क्या नाम है, किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के ऊपर ये कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करना सीख कर सकते हैं काम। ठीक है, अब हम लोग इधर पहले नंबर पे तो टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स देख लेते हैं। सिंपल से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। नॉट नल अगर लिख दिया है तो फिर हम नल नहीं स्टोर कर सकते। अगर आप इनके नेम्स भी पढ़ेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कॉन्स्ट्रेंट का मकसद क्या है। यूनिक कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है कि इसके अंदर यूनिक वैल्यूज हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि यूज़र नेम जो सा हमारा इंस्टाग्राम के अंदर होता है वो यूनिक होता है, हर अकाउंट का यूनिक यूज़र नेम होगा। तो उस तरह से हम यूनिकनेस कॉन्स्ट्रेंट लगा दें तो फिर हमारे पास हर यूज़र नेम या फिर हर नेम या फिर हर कोई भी चीज़
जिसको हम लोग यूनिक बनाना चाहते हैं। जैसे फ़ोन नंबर हम लोग चाहते हैं कि यूनिक हो हर स्टूडेंट का, किसी का सेम फ़ोन नंबर ना हो। या फिर हम लोग चाहते हैं कि नेम्स जो से हैं वो यूनिक हो। यूज़र नेम्स यूनिक हो सकते हैं, एक्चुअल नेम्स तो हमारे पास क्योंकि सेम काफ़ी सारे आ जाते हैं, लेकिन हम लोग अगर यूनिकनेस कंस्ट्रेंट लगा देंगे तो फिर हम लोग सेम नेम्स को स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट क्या काम करते हैं? अगर हमें कोई वैल्यू प्रोवाइड इंसर्शन के दौरान नहीं की गई, जिस टाइम हम लोगों ने डीएमएल कमांड इंसर्ट की यूज़ की है ना, उसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। हम लोग जस्ट दो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज दे देते हैं, बाकी की देते नहीं है। बाकी के अंदर तो वरना नल स्टोर हो जाता है। अगर हमारे पास नॉट नल का कंस्ट्रेंट ना हो तो फिर उनके अंदर नल स्टोर हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके अंदर नल ना स्टोर हो। अगर कोई वैल्यू उसने प्रोवाइड नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मैं पहले से असाइन कर दूंगा वैल्यू के ये स्टोर हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट है, वो एडमिशन लेने आता है और वो एडमिशन डेट मैं उधर इंटर नहीं करता, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, मैंने उधर पहले से कंस्ट्रेंट लगाया होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो करंट डेट है ना उसको असाइन कर दो। अब वो क्या होगा, एडमिशन जब हुआ उसने अपने रिकॉर्ड्स दिए, मैंने इंसर्ट किए, लेकिन मैंने उधर हायर जो एडमिशन डेट है वो खुद से मैं इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट वो जो करंट डेट होगी ना वो असाइन कर देगा। या फिर मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने प्राइस किसी प्रोडक्ट की ऐड नहीं ना की, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी प्राइस $5 रख दो, तो फिर वो हम लोग डिफ़ॉल्ट के कंस्ट्रेंट की मदद से कर सकते हैं। कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं हम लोग तो, ठीक है। उसके बाद चेक का कंस्ट्रेंट होता है कि हम लोग पहले वैल्यूज़ को चेक करते हैं कि किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर या किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं कि नहीं कर रही। अगर तो मीट कर रही हैं तो इंसर्ट कर दो, अगर मीट नहीं कर रही तो फिर हम लोग उधर एरर जनरेट करवा देंगे अपने डेटाबेस की मदद से। अभी मैं चाहता हूँ कि जो हमारी प्राइस है प्रोडक्ट्स की वो 25 से 100 के दरमियान हो, या फिर जो मार्क्स हैं वो 0 से 100 के दरमियान हो, उससे ना एक्सीड कर जाए ना उससे कम हो जाए। तो मैं चेक का कॉन्स्टेंट लगा दूंगा कि चेक करो मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक के कॉन्स्टेंट को भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नॉट नल का कॉन्स्टेंट आ गया। इनको मेरे मुताबिक मैं डायरेक्टली अपना टेबल्स के अंदर इम्प्लाई करके ही आपको दिखा देता हूँ, ताकि हम लोगों को इतना गो थ्रू ना करना पड़े हर एक के अलग अलग ऑलरेडी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें डिफाइन तो कर दी हैं। मैं अगर कोई टेबल बनाता हूँ, फॉर इंस्टेंस सपोज कर लेते हैं क्रिएट टेबल सैम्पल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट बनाता हूँ एट 1। अब मैं इस एट्रीब्यूट की टाइप रखता हूँ इंटीजर, एट्रीब्यूट 1 है ये। ठीक है, उसकी टाइप मैंने इंटीजर रखी और इसके ऊपर मैंने प्राइमरी की बना दिया, इसको प्राइमरी की आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो एट्रीब्यूट 2 है उसको मैं रख लेता हूँ कैरेक्टर ऑफ 10 साइज, और इसको मैं कहता हूँ कि इसके अंदर कोई भी चीज़ नल नहीं होनी चाहिए, नॉट नल का कंस्ट्रेंट लगा दिया मैंने। उसके बाद एट्रीब्यूट 3, इसको मैं रख लेता हूँ न्यूमेरिक, यानी कि डेसिमल पॉइंट्स इसके अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये यूनिक हो हर किसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं कह लेता हूँ कि मैंने एक एट्रीब्यूट 4 बनाया जिसके अंदर मैं चेक लगाना चाहता हूँ। इसको मैं इंटीजर रख लेता हूँ और मैं इसके अंदर चेक लगा देता हूँ कि ये हमारे पास 10 से 20 के दरमियान होना चाहिए। चेक एट 4, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं बिटवीन का हम लोग ऑलरेडी ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। हम लोग अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई वैल्यू सेलेक्ट कर सकें, एक रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं 10 एंड 20 के दरमियान हमारी वैल्यूज़ हो। मैंने ये कुछ एट्रीब्यूट्स और कंस्ट्रेंट उसके लगा दिए हैं। इसके अंदर हमारे पास एट 2 के अंदर नल नहीं स्टोर कर सकते, या इधर मैं एट नो नल लिख देता हूँ इसका नाम, ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो बाद में। उसके बाद इसके साथ लिख देते हैं एट यूनिक, उसके बाद इसके साथ लिख देते हैं एट चेक। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर कोई नल नहीं आ सकता, इसके अंदर हमेशा यूनिक वैल्यू आनी चाहिए और इसके अंदर हमेशा 10 से 20 के दरमियान कोई वैल्यू आनी चाहिए। मैं इसको एक टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ, एट 4 अननोन टेबल एट 4। यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया,
पहले चेंज कर दिया और इधर चेंज नहीं किया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये कॉन्स्ट्रेंट्स वाला टेबल बन गया। अब मैं इसके अंदर जब डाटा इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा ना, सैम्पल कॉन्स्ट्रेंट्स टेबल के अंदर मैं जब डाटा इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा तो क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं इधर एसक्यूएल वाले पोर्शन के अंदर, इंसर्ट करते हैं डाटा टेबल सैम्पल कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर, और वैल्यूज़ में इंसर्ट करना चाहता हूँ 1, यानी कि जो एट्रीब्यूट 1 जो इंटीजर था इसके अंदर मैंने प्राइमरी की के अंदर 1 स्टोर कर दिया, जिसके अंदर नल स्टोर नहीं कर सकते थे, मैं कहता हूँ नल स्टोर करो इसके अंदर। और जो यूनिक वाला था उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ 3, और जो चेक वाला था हमारे पास उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ 15। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको एरर जनरेट करना चाहिए क्योंकि नल स्टोर तो मैं कर नहीं सकता था, और मैं इधर कह रहा हूँ कि नल स्टोर करो, ये देखें कैन नॉट बी नल, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार, मान ली मैंने आपकी बात, मैं इसके अंदर डी स्टोर कर देता हूँ, नल नहीं स्टोर करता, डी स्टोर कर देता हूँ। इसने वैल्यूज इंसर्ट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि क्योंकि प्राइमरी की है वो तो यूनिक ही होती है, इसके अंदर मैं डी एस स्टोर कर देता हूँ। और अब यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट यूनिक होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया 3 पे ही दोबारा स्टोर करने की कोशिश की, 3 तो ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो इसको एरर जनरेट करना चाहिए हमारे कॉन्स्ट्रेंट के मुताबिक। यहाँ पर आप देखें डुप्लीकेट एंट्री 3 फॉर की एट यूनिक, यहाँ पर यूनिक होना चाहिए था लेकिन डुप्लीकेट एंट्री कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर इसने इंसर्ट करने से एरर जनरेट कर दिया। यहाँ पर मैंने 4 किया तो फिर ये सिंपली इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग थर्ड के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैं 5 कर लेता हूँ। अब हमने जो चेक लगाया था वो लगाया था कि 10 से 20 के दरमियान वैल्यू हो, मैं अगर 25 इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो फिर ये हमारे पास एरर जनरेट कर देगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जब मैंने चेक किया यहाँ पर हमारे पास सैम्पल कॉन्स्टेंट्स एट चेक के अंदर क्या आया, एरर आ गया, क्योंकि मैंने 25 स्टोर करने की कोशिश की, मैं 20 करूँगा तो फिर ये एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ही टेबल के अंदर सारे कॉन्स्टेंट्स को लगाकर चेक कर लिया कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टेंट्स वर्क कर रहे थे। बस डिफ़ॉल्ट वाला कॉन्स्टेंट हमारा रह गया था, वो मेरे से मिस हो गया। एक मैं कह लेते हैं जो हमारे पास इसके अंदर था ना एट्रीब्यूट, एक मैं एट्रीब्यूट ऐड कर लेता हूँ जिसके साथ मैं चेक भी लगा लेता हूँ। अल्टर टेबल, कौन से टेबल के अंदर, हम लोग सैम्पल कॉन्स्टेंट्स के अंदर एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं जिसका नाम मैंने ऐड डिफ़ॉल्ट कर लेना है, ऐड डिफ़ॉल्ट कर लेना है। इसकी मैं जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना चाह रहा हूँ ना वो होनी चाहिए 10 वैल्यू होनी चाहिए डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि टाइप मैं लिख देता हूँ इंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। इसको मैंने कर लिया, इंसर्ट अल्टर कर लिया टेबल। अब मैं अपने टेबल को देख भी लेता हूँ एक दफ़ा, हमारे पास क्या है, एक ऐसा एट्रीब्यूट आ गया यहाँ पर आप देख सकते हैं एट डिफ़ॉल्ट आ गया। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं एट डिफ़ॉल्ट के अंदर 10 10 10 स्टोर हो गया। इनिशियली इसके अंदर क्या होना चाहिए था, नल होना चाहिए था स्टोर, क्योंकि ये तो हमने बाद में इंसर्ट किया ना, अल्टर किया टेबल, लेकिन मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेट की थी 10। तो उसने क्या किया, जहाँ पर नल आना था ना, जहाँ पर वैल्यूज़ नहीं दी गई थी वहाँ पर उसने 10 स्टोर कर दिया। अगर तो मैं वैल्यू कोई दे देता हूँ तो फिर वो पर्टिकुलर वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, अगर मैं वैल्यू नहीं देता तो फिर क्या होगा, 10 स्टोर हो जाएगा। आप इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ। इंसर्ट इनटू जो हमारा सैम्पल कॉन्स्टेंट्स का टेबल था इसके अंदर मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ वैल्यूज़, क्या वैल्यूज़ कह लें 7 डी, और यूनिक ने के अंदर भी कुछ यूनिक लेके आते हैं। उसके बाद चेक वाले के अंदर भी हम लोगों ने बिटवीन 10 एंड 20। यहाँ पर अब मैं देता हूँ 29, सही है। यहाँ पर मैंने 29 दिया तो फिर हमारे पास डिफ़ॉल्ट वाले के अंदर जो आएगा न्यू वैल्यू जो सी आएगी वो 29 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऐड डिफ़ॉल्ट था उसके अंदर 29 आ गई, क्योंकि हमने कोई वैल्यू इंसर्ट किया है। अगर मैं कोई वैल्यू इंसर्ट ना करता, फॉर इंस्टेंस सपोज कर लें यहाँ पर मैं वैल्यू इंसर्ट ना करता और यहाँ पर जो सा यूनिक वाला था इसके अंदर भी मैं कोई यूनिक वैल्यू दे देता हूँ
प्राइमरी की के अंदर भी कोई यूनिक प्राइमरी की दे देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो सा एट डिफॉल्ट है ना, उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाई, कोई वैल्यू नहीं दी। बाय डिफॉल्ट मैंने सेट किया था कि 10 स्टोर हो। फिर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो सा हमारे पास 10 है वो स्टोर हो जाएगा एट वन सैम्पल कंस्ट्रेंट। हाँ, और क्योंकि मैं बाकी जो लास्ट वाला वो तो एट्रीब्यूट इंसर्ट नहीं ना कर रहा। एट नो नल, उसके बाद एट यूनिक। इस तरीके से हम लोग कुछ सिलेक्टिव एट्रीब्यूट्स को अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपको साथ ही रिपीट हो जाएगी ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप 4 एट्रीब्यूट्स के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की हैं, डिफ़ॉल्ट के अंदर वैल्यू कोई स्टोर नहीं की। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर हमारे पास 10 आ जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट के अंदर 10 आ गया। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स को लगा सकते हैं, उसके बाद डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं कोई कॉन्स्ट्रेंट लगाना भूल गया था इनिशियली, तो फिर मैं उस कॉन्स्ट्रेंट को बाद में भी लगा सकता हूँ। ठीक है, एडिंग कॉन्स्ट्रेंट आफ्टर टेबल क्रिएशन। यहाँ पर हम लोग जस्ट देख लेते हैं कि एडिंग कॉन्स्ट्रेंट आफ्टर टेबल क्रिएशन किस तरीके से करते हैं। हम लोगों ने वही अल्टर कमांड यूज़ करनी है। हम लोग जो स्ट्रक्चर है उसको अल्टर करना चाह रहे हैं। जो भी हमारा टेबल होगा उसका नेम लिखेंगे पहले, उसके बाद हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, जिस एट्रीब्यूट को हम लोग मॉडिफाई करने वाले हैं, या फिर हम लोग कह लेते हैं हाँ, अगर हम लोग कोई ऐड करना चाह रहे हैं कॉन्स्टेंट या मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। अब मॉडिफाई करने का मतलब है, इसका पहले नंबर पे तो हमने क्या नाम है डाटा टाइप चेंज करना चाह रहे हैं हम लोग, तो फिर हम लोग मॉडिफाई लिख सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करके हमने डाटा टाइप चेंज की और साथ हमने कोई कॉन्स्टेंट लगा दिया। अगर यूनिकनेस कॉन्स्टेंट लगाना है, मैं इधर ये भी लिख सकता हूँ, ऐड कॉन्स्टेंट यूनिक अंडरस्कोर ईमेल। आगे मैं यूनिकनेस कॉन्स्टेंट लगा दूंगा जिस चीज़ पर भी मैं यूनिकनेस कॉन्स्टेंट लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ एडिशनल मैं इधर बता देता हूँ जो मैंने लेक्चर के अंदर लिखी भी नहीं है। जिस टाइम हम टेबल क्रिएशन कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर ऊपर हमारे पास टेबल क्रिएशन थी, कह लें यहाँ पर देख लेते हैं हम। अगर मैं लगाना चाहता हूँ कि कोई कॉन्स्टेंट इधर मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से साथ कॉन्स्टेंट का नेम भी खुद से मैं असाइन करना चाहता हूँ, तो फिर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। एक कॉन्स्टेंट ऐड करना है मैंने, जो भी कॉन्स्टेंट का नेम आप ऐड करना चाहते हैं, ये जनरल सिंटैक्स में लिख रहा हूँ। कॉन्स्टेंट का नेम, आगे हम लोग जो कॉन्स्टेंट लिखना चाह रहे हैं, कॉन्स्टेंट सिंटैक्स, जो भी कॉन्स्टेंट आप ऐड करना चाह रहे हैं, यूनिकनेस कॉन्स्टेंट, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट, फॉरेन की कॉन्स्टेंट भी हद तक आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आप नॉट नल कॉन्स्टेंट लगाना चाह रहे हैं, जिस एट्रीब्यूट के ऊपर आगे लगाना चाह रहे हैं उसको आप पैरेंथेसिस के अंदर लिख लें। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊं तो फिर कुछ इस तरीके से होगा। ये हम लोग प्रोडक्ट्स वाला ही टेबल बना लेते हैं, साथ में हम लोग एक कॉन्स्टेंट ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने चेक कॉन्स्टेंट अगर इस तरीके से नहीं मैं लगाना चाह रहा, मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट चेक कॉन्स्ट। ठीक है, और कॉन्स्टेंट जो भी मैंने लगाना है वो आगे मैं इसको कर लूँगा चेक। ठीक है, चेक कॉन्स्ट। प्रोडक्ट्स टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर मैं इधर प्रोडक्ट्स 2 बना लेता हूँ, प्रोडक्ट्स 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्स्टेंट बन गया है, चेक कॉन्स्ट का कॉन्स्टेंट बन गया। ठीक है, अब ये चेक कॉन्स्ट का कॉन्स्टेंट क्या करेगा, हमारा चेक करेगा प्राइस को। इस तरीके से भी आप कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसके मल्टीपल वेज हैं, आपको कोई एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक ही तरीके से सारी चीज़ों को करना है। आप अलग अलग तरीक़ों से कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, अलग तरीके से फॉरेन की को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा, मैंने कॉन्स्टेंट का नेम खुद से लिखा है, चेक कॉन्स्ट। अगर मैं ये चीज़ डिलीट जिस टाइम मैं ड्रॉप करना चाहूँगा ना, अल्टर टेबल करके ड्रॉप कर रहा हूँ, मुझे उसका कॉन्स्टेंट का नेम पता होगा, मैं उधर लिख सकता हूँ आराम से अल्टर टेबल प्रोडक्ट्स 2, उसके अंदर जो सा चेक कॉन्स्ट वाला ड्रॉप करना है, मैंने कॉन्स्टेंट को ड्रॉप करना है जिसका नाम है चेक कॉन्स्ट, उसको मैं ड्रॉप कर लूँगा आराम से।
ये सारा काम इस तरीके से आप अपने लिए आसान बना सकते हैं बनिस्बतन, क्योंकि आप वरना अगर ड्रॉप करने जाएंगे ना तो फिर आपसे कॉन्स्टेंट नेम आपको निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप कॉन्स्टेंट को डिलीट करेंगे। उससे बेटर है आप आराम सुकून से इस हिसाब से कॉन्स्टेंट को डिलीट कर दें। अगर हम लोग आफ्टर क्रिएशन करना चाह रहे हैं, यहाँ पर देखें ऐड कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का जो भी नेम लिखना चाह रहे हैं, ये चीज़ हम लोगों ने वैसे लिख कर चेक कर ली है कि ड्यूरिंग क्रिएशन हम डायरेक्ट इस तरीके से भी कॉन्स्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग ऐड कॉन्स्टेंट करते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉन्स्टेंट का नेम लिख देंगे कि ये वाला हम लोग हमारा कॉन्स्टेंट है। अब इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो चेक प्राइस को मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अगर नॉट नल का मैंने कॉन्स्टेंट जो है उसको ड्रॉप करना है तो मॉडिफाई किया और इसको नल कर दिया, यानी कि इसके अंदर नल वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। अगर मैं यूनिकनेस का कॉन्स्टेंट खत्म करना चाहता हूँ तो इंडेक्स लिख कर मैंने इस तरीके से जिस टेबल के ऊपर लगाया हुआ था उसको मैंने क्या नाम है ड्रॉप कर दिया। उसके बाद अपना क्या नाम है, अगर मैं डिफॉल्ट वाले को डिलीट करना चाहता हूँ तो फिर मैं पहले लिखूंगा अल्टर स्टेटस, जो भी हमारा एट्रीब्यूट नेम है, अल्टर टेबल टेबल नेम, फिर अल्टर एट्रीब्यूट नेम, ड्रॉप कर दो कौन सा कॉन्स्टेंट, डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट। उसके बाद अगर मैं चेक का कॉन्स्टेंट जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी करके दिखा दिया आपको कि हम नेम हम लोगों ने खुद सेट किया था, हमें नेम पता होगा तो फिर हम लोग उसको ड्रॉप चेक आगे जो भी नेम होगा उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट में वही चीज़ है जो हम लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं कि मल्टीपल कॉन्स्ट्रेंट्स लगाकर हम लोग किस तरह टेबल बनाएं। नॉट नल का कॉन्स्ट्रेंट नेम पर लगा दिया है, ईमेल के ऊपर यूनिकनेस कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया, कंट्री के ऊपर डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया कि बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान सेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद एज के ऊपर चेक का कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया, यानी कि 18 से एज हमारी बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट करके देख लिया है ताकि आप ये चीज़ें अपने डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करके बाकायदा देख सकते हैं कि क्या ये चीज़ किस तरीके से वर्क कर रही होती है। लेकिन ये इससे रेलेवेंट एग्जांपल्स हम लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं कि डिफ़ॉल्ट किस तरीके से वर्क कर रहा था अगर हम पाकिस्तान इधर ऐड नहीं करते। उसके बाद अगर हम लोग यूनिकनेस कॉन्स्ट्रेंट किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, अगर यूनिक वैल्यू नहीं डालते तो फिर वो एरर जनरेट कर देते हैं। नॉट नल किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, अगर हम नल वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो एरर जनरेट करते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर इनवैलिड एज हम लोग डालना चाहें तो चेक फेल हो जाता है और वो हमें एरर जनरेट कर देता है। हर चीज़ हम लोग ऑलरेडी परफॉर्म करके वन बाय वन चेक देख चुके हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर एक समरी टेबल देखें तो फिर क्या है, नॉट नल के अंदर क्या काम होता है, नल्स को प्रिवेंट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास डुप्लीकेट्स को क्या किया जाता है, नॉट नल के अंदर प्रिवेंट किया जाता है, नहीं, नॉट नल के अंदर ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि प्रिवेंट डुप्लीकेट करो। उसके बाद ऑटो वैल्यू, ऑटोमेटिक वैल्यू तो हमारे पास डिफॉल्ट के अंदर आती है ना। अगर मैं इनको डायरेक्ट देखूं बाकी चीज़ें, बाकी हम लोग अगर इधर देखें नो ही है, जस्ट हमारे पास नॉट नल के लिए प्रिवेंट नल काम करेगा, यूनिकनेस के लिए प्रिवेंट डुप्लीकेट काम करेगा, डिफॉल्ट के लिए ऑटो वैल्यू काम करेगी, यानी कि हम लोग अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू असाइन हो जाएगी। उसके बाद चेक के लिए कंडीशन चेक होगी। ये हमारी समरी टेबल है। नेक्स्ट आप जो टास्क परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस टास्क आपके लिए है, वो क्या है, आपने एक टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर बुक आईडी प्राइमरी की और टाइटल जो भी आप इसकी डाटा टाइप खुद से डिसाइड करेंगे, ठीक है। और इसके साथ आपने नॉट नल का कंस्ट्रेंट लगाना है, ISBN हमारा यूनिक होना चाहिए, इसके साथ भी जो आप डाटा टाइप यूज़ करेंगे वो आपने खुद डिफाइन करनी है, ठीक है। स्टेटस जो है इसके अंदर आपने बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल डालना है। उसके बाद पेजेस के ऊपर आपने चेक का कंस्ट्रेंट लगाना है कि पेजेस नेगेटिव के अंदर नहीं हो सकते। उसके बाद कुछ इंसर्ट करिएगा रिकॉर्ड्स को टेस्ट करने के लिए, कॉन्स्ट्रेंट्स के टेस्ट करने के लिए, खुद से टेस्ट करने के लिए। वैसे मैंने टेस्ट करके आपको दिखा दिए हैं सारे, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आप फर्दर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर हमें इशू आ रहा है, ये रैकेट्स हमारे से इंसर्ट नहीं हो रहे या क्यों ये इनवैलिड रैकेट्स हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट आपका टास्क होगा कि आपने चेक करना है कि जो चेक का कंस्ट्रेंट है उसको ड्रॉप करके फिर दोबारा से री ऐड करना है, यानी कि जो ये आपने कंस्ट्रेंट बनाया होगा इसको एक दफ़ा ड्रॉप करना है फिर दोबारा से री ऐड करना है। अब ये सारा काम आपके ऊपर इस वजह से छोड़ रहा हूँ ताकि आप भी इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है ये बिल्कुल आसान। अगर आपने लेक्चर को थोरोली समझा है तो फिर आपके लिए ये कह लें 10 से 15 मिनट का काम है मुश्किल से। तो इस सारे काम को आप परफॉर्म करें,
ताकि आपकी ग्रिप जो सी एसक्यूएल के ऊपर है वो मज़ीद मजबूत हो जाए। इससे ऑनवर्ड्स हम लोग जॉइंस की तरफ चलेंगे, जो कि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाएगा। हैं वो भी आसान ही इंशाल्लाह से हो जाएंगे आसानी से, लेकिन वो थोड़े एडवांस्ड हैं। हम मल्टीपल टेबल से जो रिट्रीवल कर रहे होते हैं वो किस तरीके से कर रहे होते हैं। यहाँ तक हमने जो चीज़ें पढ़ी उसके अंदर हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स पढ़ लिए हैं। प्राइमरी एंड फॉरेन की वाला लेक्चर निहायत इम्पोर्टेंट था, जो कि हमारे नेक्स्ट जो ऑनवर्ड्स लेक्चर्स हैं जॉइंस वाले ख़ास तौर पर, उनके अंदर बहुत एक क्रूशल पार्ट प्ले करने वाले हैं प्राइमरी एंड फॉरेन कीज़, जिनकी मदद से हम लोग रिट्रीवल करेंगे मल्टीपल टेबल से। तो प्राइमरी एंड फॉरेन कीज़ वाली वीडियो को अपना अच्छे तरीके से देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, फिर उसके बाद आप जॉइंस की तरफ प्रोसीड कीजिएगा, ताकि आपको जॉइंस के अंदर जॉइंस को समझने में आसानी हो। और जॉइंस एक क्रूशल टॉपिक इस वजह से भी है क्योंकि जो मोस्टली क्यूरीज एग्जाम्स में या फिर मोस्टली क्यूरीज आपके किसी टेस्ट के अंदर, किसी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी आपको यूज़ करनी पड़ती हैं, उसके अंदर आपको जॉइंस का यूज़ करना ही पड़ता है। ठीक है, आपको मल्टीपल टेबल से रिट्रीवल करना होता है। मल्टीपल टेबल से रिट्रीवल करने के लिए आपको जॉइंस यूज़ करने पड़ते हैं। आप उनको एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं और बाकायदा अपना इम्प्लिसिट भी तरीके से भी कर सकते हैं। ओल्ड टाइप के जॉइंस भी होते हैं, एक न्यू टाइप जॉइंस होते हैं। हम लोग हमारा मेन फोकस न्यू टाइप के जॉइंस के ऊपर होगा, जो हम लोग बाकायदा उन्हें मेंशन कर देते हैं कि ये वाला जॉइन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो इजी टू यूज़ होंगे, इजी टू अंडरस्टैंड होंगे इंशाल्लाह से। उसके ऊपर अगर आपकी ग्रिप अच्छी होती है तो आप अपने पेपर्स के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी क्यूरीज़ को और ईजीली अपनी क्यूरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जितनी आप एसक्यूएल क्यूरीज की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आइडिया होगा कि मज़ीद मुझे क्या चीज़ सीखनी चाहिए, मज़ीद मुझे किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।